आज पीआईएल एक नया टॉपिक है। विधि से संबंधित चाहे वह अधिवक्तागण हो, न्यायाधीश हो या विद्यार्थी, पीआईएल के बारे में सब लोग सुपरिचित, भलीभांति परिचित हैं। विधि के विषय के रूप में सेकेंड ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आखिरी यूनिट का एक पार्ट है पीआईएल, जिसमें बच्चों को जानना जरूरी है कि पीआईएल कौन लोग कर सकते हैं, पीआईएल का पहले स्वरूप क्या था, क्या भारत में इसके पहले पीआईएल या लोकहितवाद नहीं जाना जाता था, केवल ये पढ़ाने और पढ़ने की विषय है या ये भविष्य में जीवन में व्यवहार में लाने वाली विषय है। तो ये कहा जाए कि जिन चीज़ों को, जिन विधिक प्रावधानों को संविधान हमारी अनुमति देता है, उन्हीं को हम चाहे स्वतंत्र अधिनियम के रूप में पढ़ें या उसके आनुषंगिक पाठ के रूप में पढ़ें। लोकहितवाद की कल्पना पहले से ही यह कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। फिर थोड़े और आसपास जब व्याख्या करेंगे तो एक उद्देश्य इसका आता है, परहित धर्म सरिस नहीं भाई। और जब इससे भी आगे हम निकलते हैं कि अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इन शब्दों से होते हुए आज आधुनिक युग में पीआईएल एक ऐसी अवधारणा है जिसके बारे में विधि के संबंध में अगर कोई जागरूक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के या समूह के बारे में यह सोचता है कि उसकी सामाजिक या आर्थिक रूप से उसको न्याय उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो उसे न्याय उपलब्ध कराने का एक तरीका है जिसको लोकहितवाद कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह संविधान की प्रस्तावना अनुमति देती है कि सब भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों के सीरीज में न्याय के सभी प्रकारों को जनता के सभी लोगों के बीच में जाना चाहिए, इसलिए लोकहितवाद आवश्यक हो जाता है। अब रह गई कि संविधान के वो कौन से प्रावधान हैं जो लोकहितवाद को जन्म देते हैं। तो ये कहा जाएगा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्यों के हाई कोर्ट लोकहितवाद से संबंधित मामलों को सुनवाई करते हैं। दूसरी ये समस्या बच्चे के सामने ये होती है, जिज्ञासा भी बनती है उसकी कि कौन लोग इसको रिट फाइल कर सकते हैं। कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति कर सकता है, एक समूह कर सकता है, एक ऐसे वर्ग के लोगों के विरुद्ध कोई भी एक निकाय कर सकता है, संस्था कर सकती है, या इतना सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण वाद है कि उसको सुओ मोटो के आधार पर भी किया जा सकता है। इसकी शुरुआत भारत में क्या आज़ादी के पहले हुई थी, लेकिन इस तरह से नहीं हुई थी। सैद्धांतिक रूप से या कहा जाए कि नैतिक मूल्यों को आगे रख करके जिन कामों को करवाया जाता था उसे लोकहितवाद का नाम दिया जाता था। बाद में इन्हीं शब्दों को जब देखा गया तो जस्टिस कृष्णा अय्यर, भगवती, जस्टिस कुलदीप सिंह, ऐसे कुछ विशेष माननीय न्यायाधीशों ने समय समय पर लोकहितवाद को आगे बढ़ाया। लोकहितवाद में सब कुछ तरीके से न्यायालय मानव की एक ऐसे विषय को निर्णय करने जाती है जिस पर बहुत दिन से कार्यपालिका और विधायिका ने या तो उनके सामने ऐसे विषय आए नहीं थे या न्यायपालिका ने कुछ उचित समझा, युक्त समझा, उस पर एक साम्यपूर्ण एक दिशा दे दिया, उसी को लोकहितवाद कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के बीच के अधिकारों के बारे में यह मूल रूप से आधारित है। जब तक मूलाधिकार प्रभावित नहीं होंगे तब तक लोकहितवाद की बात आती नहीं है। यह पहली बार बम्बई
कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई के केस में कहा गया कि एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में अगर संविधान को माना गया है तो संविधान के अंतर्गत रहने वाले लोगों को न्याय भी उसी परिधि में लोक कल्याण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरा, इनकी क्या परिसीमा है? बहुत सारे वाद आए लोकहितवाद पर, क्या इसकी कोई परिसीमा है? तो कहा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक हल्की सी रेखा खींच दी गई कि कौन कौन से मामले हैं जो पीआईएल के लायक हैं, कौन कौन से हैं जो नहीं हैं। इसी के अनुक्रम में एबीएस के रेलवे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक केस यह भी आया था। मूल रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए न्याय के क्षेत्र में न्याय की उपलब्धता के लिए कहा जाए तो पीआईएल लाया जा सकता है। एक नया चीज आता है, क्या लोकहितवाद न्यायिक प्रक्रिया की एक नव प्रक्रिया है, नवीन, या कहा जाए कि लेटेस्ट जजमेंट ट्रेंड है। तो यह भी कहा जाता है कि जहां लोक कल्याणकारी समतामूलक समाज में अगर एक व्यवस्था लाई गई है तो उससे संबंधित सरकारों की आबद्धता है, न्यायालय की भी आबद्धता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, आखिरी सीमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति को भी न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। इससे संबंधित एक केस आती है जो बहुत महत्वपूर्ण रही, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कुछ इसमें नया दिशा दी थी जिसको भगवती ने आगे बढ़ाया था, जस्टिस भगवती। क्या एक अजनबी आदमी भी पीआईएल ला सकता है? ऐसी बातें परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि लोक स्टैंडिंग में आवेदन करने पर जो टिप्पणियां की गई थी उन्हीं को आधार बना करके परमानंद कटारा के केस में समराइज कर दिया गया। आगे का एक नया उसी सीरीज का उस समय का बात था केदरा पहाड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो जेलों में बंद लोगों के बारे में बहुत दिन से बंद थे, कोई विचार नहीं किया गया था। उसी सीरीज में ओम प्रकाश हुड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फूलन देवी का भी केस आता है। बधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो आजीविका से संबंधित सड़कों के किनारे व्यापार करने वाले लोगों के लिए, इस पर एक लोकहितवाद आधारित रहा है। एक कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि प्राण का अधिकार कर्मकार को स्वास्थ्य और चिकित्सीय देखभाल का अधिकार सुनिश्चित करता है। इन आधारों पर भी पीआईएल लाई जा सकती है। पर्यावरण के क्षेत्र में एमसी मेहता के बहुत सारे ऐसे लिटिगेशन आए जो लोकहितवाद को एक नई दिशा देते रहे समय समय पर, चाहे वो ट्रेंडरीज केस हो, चाहे वो देहरादून केस हो, या ताज हेरिटेज का केस हो, या कामन काज के मामले हों। कुछ ऐसे सुओ मोटो के भी केस हैं, कुछ अभी वर्तमान में ऐसी संस्थाएं आगे आई हैं जिन्होंने समाज के किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के बारे में, समूह के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लोकहितवाद के आधार पर उसको सुनवाई की और उसमें दिशा निर्देश दिए। वर्तमान में ज्वलंत सबसे अपडेट केस, क्या सुप्रीम कोर्ट भी की प्रक्रियाएं या उनकी व्यवस्थाएं, न्यायाधीशों की नियुक्तियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, कितने जजमेंट उन्होंने किए, एक दिन में कितने किए, कितना पैसा लगा, क्या इनके बारे में भी लोकहितवाद किया जा सकता है? तो कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं कि उनके अतिरिक्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ पर ही यह लागू होगा, सब पर लागू नहीं होगा। यह किस तरह से मांगा जाए? अगर लोकहितवाद कोई गरीब आदमी लाना चाहे तो उसके लिए भी व्यवस्था है, चाहे वह सीपीसी के अनुसार है,
प्रॉपर सूट के माध्यम से या सिटीजन सूट के माध्यम से, या ये कहा जाए कि वो संविधान का नागरिक होने के नाते किसी ऐसे सामाजिक मुद्दे पर PIL ला सकता है। विधि के विद्यार्थी होने के नाते जब तक केस का उद्धरण किसी भी प्रश्न के उत्तर में नहीं दिया जाएगा, कम से कम केसेज का उद्धरण हो जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के व्यू स्पष्ट हों, तब तो यह माना जाए कि लोकहितवाद में कुछ समझ है, इसके आगे की दिशा बन सकती है। लोकहितवाद एक ऐसा विषय है जो आज भी प्रासंगिक है, भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा। लोकहितवाद के माध्यम से किसी को परेशान नहीं किया जा सकता है। यह बात हमेशा न्यायिक प्रक्रिया में हर न्यायालय ने स्पष्ट कहा है। अगर इस उद्देश्य से कि सामने वाला परेशान हो इसलिए लोकहितवाद लाया जा रहा है, तो उस पर न्यायालय पनिशमेंट का भी प्रावधान करती है। वर्तमान में PIL सूट फाइल करने के बाद एक कमेटी जैसी कोई बॉडी बनाई गई है जो उन PIL पर विचार करती है। अगर वह विषय विचार के लिए न्यायालय के समझ में आते हैं तो वह न्यायालय के लिए सुरक्षित रखा जाता है और ऐसे मामलों पर न्यायालय आगे PIL मान करके कार्रवाई करेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर विषय PIL के तरह से अगर जाएगी तो न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा। आज 21वीं सदी की तरफ भारत के बढ़ते हुए न्यायिक सक्रियता जैसे शब्द हैं, RTI जैसे प्रावधान है, मीडिया लॉ है, इन विषयों के होते हुए भी व्यक्ति जब E-गवर्नेंस अगेंस्ट करप्शन, या ये कहा जाए कि एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीना चाहता हूँ, तो क्या इनके लिए न्यायालय तक जाना जरूरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। चाहे वह साईं बाबा शिरडी का केस हो, चाहे हाजी अली दरगाह का केस हो, या केरल का जो रिसेंट मामला है, ऐसे मामलों में भी सरकारों ने समय समय पर कुछ न कुछ ऐसा दिशा निर्देश दिया है जिससे नीचे की न्यायिक प्रक्रियाएं भी सुदृढ़ होकर चलें और दूसरा कहीं किसी भी तरह से एनार्की न पैदा हो, क्योंकि अभिलेखी न्यायालय के लिए यह जरूरी है कि नेचुरल लॉ के साथ अभिलेखी न्यायालय को चेक एंड बैलेंस की तरह से ही यूज किया जाए। यह हमारा संविधान अनुमति देता है। आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक कोई दूसरा होगा, वो अगले दिन के लिए। धन्यवाद। शुभ